हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत रसायन, जो कि कक्षा 12 रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। तो हम लोग समझेंगे कि वैद्युत रसायन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि वैद्युत रसायन का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे नाम से। देखिए, वैद्युत, ठीक है, वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन। अब यहाँ वैद्युत का मतलब है वैद्युत ऊर्जा। किससे संबंधित है? वैद्युत ऊर्जा। यहाँ पे रसायन का मतलब है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम किसका अध्ययन करेंगे? वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रसायन जो होता है दो वर्ड से बना है, एक वैद्युत एक रसायन। वैद्युत का यहाँ अर्थ लेना है वैद्युत ऊर्जा और रसायन का अर्थ लेना है रासायनिक ऊर्जा। अर्थात इसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का या फिर वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा इसका क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत रसायन का आप समझ गए डेफिनेशन कि इसमें पूरे इस चैप्टर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, वह आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, यानी वैद्युत ऊर्जा किस तरह से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और रासायनिक ऊर्जा किस तरह से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें अगर टॉपिक की बात किया जाए तो है चालकत्व। ठीक है, इसे चालकता भी बोलते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को चालकत्व कहते हैं। यह यूपी भी है। ठीक है, 1 से 2 नंबर में यह डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि चालकत्व किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। चूँकि r क्या है? प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, प्रति ओम। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब इससे एक चीज़ और बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि चालकत्व है, यहाँ पे हम सिंबल से लिख देते हैं ना, जो चालकत्व है यानी जी जो है वह किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? आर का। तब पूछा जाएगा प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। ठीक है, रुकावट। ठीक है, अब इसे और भी तरह से बता सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम R बराबर क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 1/G लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? चालकत्व का व्युत्क्रम होता है। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो ऐसे भी आप प्रतिरोध का परिभाषा लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि प्रबल जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं वह अच्छे चालकता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, यानी जिनका आयनन अधिक होता है, उसे हम बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो जिसका आयनन अधिक होगा वह अधिक चालकता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में बोला जाता है रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। तो किसी विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? कि वैद्युत अपघट्ट में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि किसी विद्युत अपघट्ट में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह विलयन क्या करेगा? धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेगा। उसी को बोलते हैं उस विलयन का प्रतिरोध। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चालक है, आप उसमें यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चालक चाहेगा कि धारा प्रवाहित ना हो, उसे रोकेगा, तो वहीं उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं विलयन, तो हम विलयन की बात करेंगे।
किस विलयन का? तो वैद्युत अपघट्ट के विलयन का। ठीक है, तो जब वैद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विलयन होता है वह धारा के प्रवाह को रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध को हम ओमेगा से या फिर आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पर प्रतिरोध का परिभाषा भी आप समझ लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर देखा जाए अगर प्रतिरोध से क्या क्या और चीज़ें हैं प्रतिरोध से संबंधित, तो देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है यानी आर जो होता है वह उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो लंबाई है यल उसके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है इसको समझना है। देखिए जैसे मान लेते हैं हम कि ये कोई आपका हो गया चालक। ठीक है, अब ये चालक क्या है, इसकी तो आप जान गए लंबाई के समानुपाती होगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है परिच्छेद क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, इसके क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है जो आर होता है वह यल के समानुपाती होता है और जो होता है ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अगर हम दोनों को एक साथ मिला दें यानी तो क्या बन जाएगा, आर समानुपाते यल बाई ए। ठीक है, अब इसी आर अगर समानुपाते चिन्ह हटा देते हैं तो आर बराबर यहाँ पे रो बन जाता है, ऐसे यल बाई ए बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर। जो रो होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, या फिर बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बात क्लियर हुई कि जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम अगर बनाएंगे इसका फार्मूला तो यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाते थे, एक रो लगाते हैं चिन्ह, और रो को ही हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इसमें। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया, आर समानुपाते यल हो गया और आर व्युत्क्रमानुपाते ए। ठीक है, और दोनों को मिला दिए तो आर समानुपाते यल बाई ए, और जब हमने समानुपाते चिन्ह हटाया तो रो का यूज कर दिया, रो यल बाई ए। रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक याद आपको रखना है ओम सेमी। ठीक है, ओम सेमी। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी। अब चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब देखिए जैसे आपने चालकत्व पढ़ा था ना, जैसे चालकत्व पढ़ा था कि चालकत्व जो होता है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा, आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम के से डिनोट करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि यह जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी जो रो का यूज करते हैं। ठीक है, पी जैसे होता है, थोड़ा सा इसे टेढ़ा बना देंगे। ठीक है, तो रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे याद रखेंगे कि जो चालकत्व होता है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और चूँकि हम प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है रो। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होगा व्युत्क्रम होगा उसे हम विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है, दोनों को मिला करके एक दूसरे को। ठीक है, तब आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक ऐसे, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसा मिलेगा। एक प्रश्न है तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। अब तनुता आपको समझना है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आप विलयन ले लिए। ठीक है, ये कोई विलयन है। ठीक है, पूरा विलयन है। ठीक, अब इसकी तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाने का मतलब इसमें विलय की मात्रा जो होगी वह कम हो जाएगी।
विलेय की मात्रा जो होगी कम हो जाएगी, बहुत कम। यानी ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा जितना ही कम होगा, कम से कम होगा, वो विलयन क्या होगा, उतना ही तनु होगा। और अनंत तनुता का मतलब कि हम मान लेते हैं कि जो विलेय है बहुत कम है या नगण्य है, ठीक है। हम पूरा जीरो नहीं कह सकते, लेकिन मान लेते हैं कि नगण्य होगा, तो उसे हम बोलेंगे अनंत तनुता, ठीक है, यानी अनंत तनु विलयन। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, ठीक है। यानी किसी विलयन का अगर तनुता यदि बढ़ा रहे हैं, यानी उसे और डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी विलेय की मात्रा को कम कर रहे हैं, तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपसे देखिए प्रश्न पूछा है 2020 में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी। तो भैया देखिए ऊपर नोट मैंने लिख दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह घट जाएगा, ठीक है। अगला है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखें ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, लेकिन यहाँ पर तीन ऑप्शन, तीन इसमें चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल स्थिरांक, ठीक। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, देखिए जैसे प्रतिरोध था, प्रतिरोध क्या था कि कोई भी चालक है, ठीक है, उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन सेल स्थिरांक में क्या होगा, कुछ अलग हो जाता है कि दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, जैसे ये दो इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक। अब इनके बीच की जो दूरी है उसके समानुपाती और किसी एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो सेल स्थिरांक होता है उसे हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाता है यल बटा ए, ठीक है। अगर इसकी मात्रक की बात किया जाए तो यक्स हो गया, लंबाई को हम लेते हैं यल के लिए मीटर और क्षेत्रफल के लिए लेते हैं मीटर स्क्वायर। आप सेमी का भी यूज कर सकते हैं। तो यह बन जाएगा आपका यक्स का जो मात्रक हो जाएगा वह मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें देख लेते हैं क्या होता है। किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। वही चीज़ है भाई जो आपने देखा, ये दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि आपका यल बाई ए को ही हम बोलते हैं सेल स्थिरांक, ठीक है। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होती है। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे तुल्यांकी चालकता। तो क्या होता है तुल्यांकी चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है इसके विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको मेन क्या याद रखना है, ये वाली चीज़ें याद रखना है। लेमडा क्या विशिष्ट चालकता है, सॉरी विशिष्ट चालकता कर रहा हूँ, लेमडा जो है वह तुल्यांकी चालकता है, के क्या है विशिष्ट चालकता और भी क्या है आयतन। तो अब इससे पता चल रहा है कि जो लेमडा है वह के भी के गुणनफल होता है। तो हम बता देंगे कि लेमडा जो है तुल्यांकी चालकता है, तो जो तुल्यांकी चालकता होता है वह विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे बोलेंगे महो सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। इसका यह मात्रक हो जाएगा किसका, तुल्यांकी चालकता का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तुल्यांकी जो चालकता होती है के भी के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। के भी आप समझ ही रहे, के है विशिष्ट चालकता और भी है उसका आयतन, और लैम्डा क्या है तुल्यांकी चालकता। ओके आगे चला जाए, चलिए आगे है, अच्छा फिर से सेल स्थिरांक यानी दोबारा आ गया ना, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलराउस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। लगभग हर साल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप इग्नोर ना करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या होता है इसको समझना है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यह सिंबल का नाम हमें पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है।
तो किसी विद्युत अपघट के अनंत अनुता पर अर्थात विलेय की मात्रा बहुत कम हो तब जो मोलर चालकता होती है वह उसके धन आयनों और ऋण आयनों के अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं यानी प्लस वाला और माइनस वाले का योग होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई वैद्युत अपघट्य है, मान लेते हैं NaCl है, एक मिनट रुक जाइए, NaCl है। अगर हमें इसकी मोलर चालकता निकालना होगा तो इसमें जानते हैं कि सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लैम्डा प्लस यानी कि Na प्लस और क्या लिख देंगे λCl माइनस, और ये अनंत का चिन्ह लगा देंगे ताकि ये पता चलेगा कि ये चीज़ें अनंत पर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कोलराउस के नियम में याद रखना है। परिभाषा पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है। तो अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक है, कि अनंत अनुता पर कोई दुर्बल वैद्युत अपघट है, उसका जो विलयन है उसकी हम मोलर चालकता ज्ञात करते हैं इससे। ठीक है, और उसके वियोजन की मात्रा की गणना करते हैं। ठीक है, तो कोलराउस के दो अनुप्रयोग हैं। एक तो है कि मोलर चालकता किसका, जो दुर्बल वैद्युत अपघट है उसके विलयन में वियोजन की मात्रा, यानी जो वैद्युत अपघट है उसके वियोजन की मात्रा की गणना करते हैं। ये दो हो गए कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, वैद्युत का मतलब वैद्युत के प्रभाव से, यानी जब किसी वैद्युत अपघट में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह टूट जाता है, इसी को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। यानी विद्युत के प्रभाव से इलेक्ट्रोलाइट का यानी विद्युत अपघट्य का टूटना या अपघटन होना वैद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण के लिए गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। यानी जब सोडियम क्लोराइड है इसमें यदि आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यह सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, तो दो नियम होते हैं, एक प्रथम नियम होता है, ठीक है, एक क्या होता है प्रथम नियम और दूसरा होता है द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक विलयन है, ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया कि कोई इलेक्ट्रोड रख दिया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रख दिया है, ठीक है, तो अब इस पर क्या होगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी कोई भी विलयन होगा, जैसे मान लेते हैं कॉपर सल्फेट होगा, मान लेते हैं कि कुछ और ये किसी चीज़ का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें कॉपर क्या होगा, ये जिसका क्षण रहेगा, मान लो कॉपर का है, तो अगर हम आगे देखेंगे सेल, अगर आप पढ़ेंगे डेनियल सेल तो उसमें आपको समझा देंगे। तो इस पर क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर क्या होगा कि जो धातु होंगे, ठीक है, या पदार्थ की जो मात्रा होगी इसके ऊपर आके जम जाएगा। तो अब कितना जमेगा, यानी जो W होगा, यानी ये पदार्थ की मात्रा है, वह समानुपाती होता है Q के। Q क्या है, विद्युत धारा की मात्रा या विद्युत की मात्रा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो पदार्थ निक्षेपित होता है वह विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। आप इसे यहाँ से परिभाषा देख सकते हैं। देखिए, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की कुल मात्रा यानी W, विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा यानी कि Q के समानुपाती होता है। तो यही लिखा है W समानुपाती Q, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो Z यूज करते हैं। Z क्या है इसमें देख लीजिए, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, यदि I एम्पियर की विद्युत धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने से W ग्राम, ठीक है, पदार्थ निक्षेपित होता है तो विद्युत की मात्रा क्या हो जाएगी, Q बराबर IT। चूँकि हम आवेश का भी जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो Q की जगह पर हम ये चीज़ें रख देंगे तो W बराबर ZIT हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा देखना है, आगे क्या है
कि किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में, यानी कि मान लीजिए कोई पदार्थ है उसका 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब कि उस पदार्थ का जो तुल्यांकी भार हो वह 1 ग्राम हो, ठीक है, में यानी निक्षेपित करने में 96,485 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो यही है, ठीक है, अगर इसका हमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार के बराबर 1 ग्राम तुल्यांकी भार के बराबर इस पर निक्षेपित करना है पदार्थ को, तो कितना विद्युत प्रवाहित करना पड़ेगा, तो 96,485 कूलाम का विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत की यह मात्रा 1 फैराडे कहलाती है। विद्युत की यह मात्रा क्या कहलाती है, 1 फैराडे कहलाती है। 1 फैराडे बराबर 96,485 या फिर 96,500 होगा। तो इस तरह से बन जाएगा, जेड का जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ई बटा ई क्या है, ग्राम तुल्यांक जो निक्षेपित हुआ है, और 96,500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस फार्मूला पर रख देंगे तो ये मॉडिफाई होकर बन जाएगा। तो ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। द्वितीय नियम क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं कि विद्युत के समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। अब इसको समझिए क्या है कि मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक विलयन है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक विलयन हमने ले लिया। अब ये विलयन लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोड भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड रख दिए, मान लो इसमें रख दिए, ऐसे ही इसमें रख दिए, ऐसे ही इसमें रख दिए, ठीक है, 3 विलयन ले लिए। तो अगर विद्युत की समान मात्रा, यानी इसमें भी Q प्रवाहित किया जाए, इसमें भी Q प्रवाहित किया जाए और इसमें भी Q प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो अब पदार्थ की मात्रा कितना निक्षेपित होगा, इसमें कितना पदार्थ निक्षेपित होगा, तो इस पदार्थ का जितना तुल्यांकी भार होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि भाई NaCl है, ठीक है, NaCl, इसमें मान लीजिए KCl है, इसमें मान लेते हैं हम कि ZnCl2 है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना पदार्थ निक्षेपित होगा, तो NaCl का हमें तुल्यांकी भार पता करना होगा, KCl का तुल्यांकी भार पता करना होगा और जिंक क्लोराइड का तुल्यांकी भार पता करना होगा। जितना तुल्यांकी भार होगा उतना ही पदार्थ निक्षेपित होगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें निक्षेपित भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो जितना रहेगा उतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखा E1 बटा E2, ठीक है, E1 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, E1 बटा E2 बराबर W1 बटा W2, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, 3 रहेगा तो 3 का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं, आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण है वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो जो वैद्युत अपघटन अपने फैराडे का 2 नियम पढ़ा है उसका क्या अनुप्रयोग है, क्यों हमें इसको पढ़ते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन क्या होता है, कोई एक धातु पर किसी दूसरे धातु का परत चढ़ाना, ये वैद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत का लेपन यानी चढ़ाना, ठीक है, विद्युत लेपन कहलाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो आकर्षक दिखने के लिए, संक्षारण के रक्षण के लिए, यानी कि जो भी धातु है उसको देखने में अच्छा लगे यानी आकर्षक हो और वह नष्ट ना हो। संक्षारण का मतलब नष्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी धातुएं होती हैं धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती हैं। तो उस पर यदि किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा देंगे तो संक्षारण नहीं होगा, ठीक है। के लिए कॉपर, आयरन, पीतल आदि की वस्तुओं पर सिल्वर, गोल्ड, निकिल, क्रोमियम आदि धातुओं का लेपन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, इन पर यदि हमें अगर परत चढ़ाना होगा तो किसका चढ़ाएंगे, सिल्वर का चढ़ा सकते हैं, गोल्ड का चढ़ा सकते हैं, निकिल का चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम का चढ़ा सकते हैं, आदि सब धातुओं का कर सकते हैं। अगर इसमें अगर बात किया जाए, मान लीजिए कि भाई आपको विद्युत लेपन करना है तो क्या कैसे करेंगे उसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक विलयन हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, एक कांच का बर्तन लेना होगा, इसमें
दो तरह का विलयन डालना होगा। एक तो आपको डालना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और एक डालना पड़ेगा सोडियम साइनाइड का विलयन, इसमें भर देंगे। फिर जिसका आपको परत चढ़ाना है, जिस धातु पर परत चढ़ाना है, तो उसे अच्छे से साफ करके उसे इस विलयन में लटका देंगे और क्या करेंगे, बैटरी के ऋण सिरे से इसको जोड़ देंगे, यानी निगेटिव से इसे जोड़ देंगे, ठीक, टर्मिनल से। फिर इसके बाद जिस धातु का लेपन करना होता है, जैसे मान लेते हैं कि सिल्वर का लेपन करना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक सिल्वर का राड डाल देंगे, ठीक है। सिल्वर का, ये देखिए जिस धातु का लेपन करना है, जिस धातु पर लेपन करना है वह है, इसे माइनस से जोड़ दिया। और जिसका करना है, मान लेते हैं यहाँ सिल्वर का करना है, तो ये बैटरी के धन सिरे से जोड़ देना है, ठीक है। और धन सिरे से जोड़ के इसमें जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सिल्वर आयन जो है वह टूट करके सिल्वर कहाँ जाएगा, इस जिस धातु पर हमें परत चढ़ाना उस पर जा करके क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। और इस तरह से क्या होता है कि परत चढ़ जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए हमें गोल्ड का करना होगा तो वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। मान लीजिए जिसका करना होगा उसका एक इलेक्ट्रोड बना के इस विलयन में डाल देंगे, ठीक है। और मान लो गोल्ड का करना है तो गोल्ड का ऐसे डाल देंगे, और पहले से क्या करेंगे, इसमें गोल्ड क्लोराइड डाल देंगे AlCl3 और AlCl3 कर रहा हूँ, AuCl3 डाल देंगे और सोडियम साइनाइड डाल देंगे, ठीक। अब ये जो है इसको माइनस से जोड़ दीजिएगा क्योंकि इस पर हमें चढ़ाना है। ये गोल्ड है, ठीक है, ये क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड का एक क्षण लेना है, इसमें लटका देना है, इसको पॉजिटिव वाले टर्मिनल से बैटरी के जोड़ देना है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये गोल्ड जो आयन है वह जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर, जाके ऐसे निक्षेपित हो जाएगा और वैद्युत लेपन हो जाएगा, ठीक है। और भी वैद्युत लेपन के वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग हैं। जैसे पहला हमने देख लिया वैद्युत लेपन, धातुओं का शोधन हो गया, ठीक है, गैसों का उत्पादन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं है। लेकिन वैद्युत लेपन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वैद्युत लेपन क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।